हेलो स्टूडेंट्स, पुनः उपस्थित हो गई हूँ मैं आपके सामने NCERT की प्रश्नोत्तरी लेकर के। तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन करवाए थे वो करवा दिए थे आपको 51 तक। मैंने बोला ना, एज ए साइकोलॉजिकल 50 ठीक नहीं है, अपना 51 सगुन होता है ना, 51। तो ये हमने करवा दिए थे आपके। और ये क्या आ गया भैया? अच्छा, ये है NCERT के यहाँ से ये। तो अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 51 को लेकर। 51 हो गया था हमारा और अब बात करेंगे 52। 52 की जब बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं ये कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो बात करेंगे 52 त्रिदोष वर्गीकरण संबंधित है। त्रिदोष कहाँ पढ़ा हमने? त्रिदोष आपको याद रखना है कि कहाँ पढ़ा त्रिदोष। तो जब हम बात कर रहे थे किसकी? व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व की बात कर रहे थे हम, और व्यक्तित्व के जब वर्गीकरण आपको बता रहे थे, मैं याद दिलाते हूँ इसलिए बता रही हूँ कि ऑफलाइन क्लासों में मैं टोटली चीज़ें आपको करवाती हूँ, और यही वजह है कि आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि आपने कंप्लीट चीज़ें देखी हैं। तो त्रिदोष की जब बात करते व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बात करी थी त्रिदोष की। त्रिदोष का जो बात करी थी व्यक्तित्व में, तो हमने बताया आपको चरक संहिता के अनुसार। किसके अनुसार? चरक संहिता। चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वो कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से। तो त्रिदोष की जब बात करी तो त्रिदोष में हमने बात करी वात, पित्त और कफ। तो ये जो त्रिदोष है ना, आप एक साथ 2-3 जब प्रश्न पढ़ ही रहे हैं ना, तो 2 मिनट का समय लगा के सभी चीज़ें देख ले। केवल ऐसा नहीं त्रिदोष वर्गीकरण था, ठीक है आ गया उत्तर व्यक्तित्व, नहीं बेटा। त्रिदोष कहाँ पर आता है? ये तो हो ही गया उत्तर हमारा कि व्यक्तित्व से संबंधित। व्यक्तित्व का जब वर्गीकरण किया तो उन वर्गीकरणों में हमने चरक संहिता के अनुसार वर्गीकरण किया, और चरक संहिता के अनुसार हमने आपको व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया 3 प्रकार से। क्या बताया? हमने आपको बताया कि क्या होता है, वात प्रधान व्यक्तित्व होता है, और क्या होता है, पित्त प्रधान व्यक्तित्व होता है, और कैसा होता है, कफ प्रधान व्यक्तित्व होता है। होते हैं ना कुछ लोगों का व्यक्तित्व वात प्रधान, वात बोले तो वायु, कफ का भी होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं, और पित्त बोले तो बाइल। ऐसे लोग जो होते हैं, तो अब शब्द आया है तो मुझे लगता है कि मुझे सारी ही बात बता देनी चाहिए। वात प्रधान जो व्यक्तित्व होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और जो पित्त वाले होते हैं ना, वो दुबले पतले होते हैं, थोड़ा सा गुस्सेल वाले होते हैं पित्त वाले। और जो अपने कफ वाले होते हैं ना, वो थोड़े दुबले तो होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं? खांसी, कफ बलगम बना रहते हैं ना उनके दिमाग उसमें गले में, तो ये कैसे होते हैं? खांसी से पीड़ित होते हैं। तो आप याद रखेंगे, त्रिदोष की बात आती है व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व के वर्गीकरण, और वर्गीकरण है चरक संहिता के अनुसार वर्गीकरण, और 3 प्रकार का वर्गीकरण किया, वात, पित्त और कफ। ठीक है, नेक्स्ट। हिटलर का नाजीवादी गुण आलपोर्ट के अनुसार गुण है नाजीवादी गुण। ऐसा एक व्यक्तित्व का ये जो गुण बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जिनसे आपका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता हो। तो आप याद रखेंगे कि आलपोर्ट ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वो कितने प्रकार से किया था? वो 3 प्रकार से किया था। उन्होंने 1 नंबर पर क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रधान, या फिर इसे बोला मौलिक, या फिर इसे बोला कॉर्डिनल शील गुण। प्रधान, मौलिक या कॉर्डिनल शील गुण वो शील गुण होता है जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इनकी संख्या प्रत्येक व्यक्ति में कितनी हो सकती है? 1 या 2 होती है। जैसे गांधी जी में सत्य अहिंसा कैसा था? कॉर्डिनल शील गुण था। तो हिटलर में नाजीवादी कौन सा गुण था? कॉर्डिनल शील गुण था। तो राइट उत्तर क्या आ जाएगा? कॉर्डिनल।
मतलब आप ये समझेंगे बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी पूछा जाए कि वह शील गुण कौन सा होता है जिससे व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है, और इनकी संख्या प्रत्येक व्यक्ति में 1 या 2 ही पाई जाती है। जैसे गांधी जी में सत्य अहिंसा, हिटलर में नाजीवादी, और अगर मैं मेरी बात करूँ ना तो स्पष्टवादिता जो मेरे अंदर है, जो सही है वो सही है और गलत है वो गलत है, चाहे मेरा वो परिवार हो या मेरा कोचिंग सेंटर या मेरे स्टूडेंट्स या जो भी हो, मेरे अंदर है स्पष्टवादिता का। तो ये स्पष्टवादिता मेरे अंदर भी एक क्या है, कॉर्डिनल शील गुण है। तो इन्होंने अभी मैं यही बता रही थी कि कौन सा, पहला तो इन्होंने बताया कॉर्डिनल शील गुण, दूसरा इन्होंने बताया केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय, कभी कभी क्या इनका सीक्वेंस लगवा लेते हैं कि कौन सा आलपोर्ट के द्वारा बताया गया है या नहीं है। केंद्रीय शील गुण, इनकी संख्या 5 से 10 तक होती है, जैसे भाईचारा है, ईमानदारी है, ऐसे करके व्यक्तित्व के कुछ गुण होते हैं, इनकी संख्या 5 से 10 तक हो सकती है। और तीसरा इन्होंने बताया गौणशील गुण। गौणशील गुण, तो गौणशील गुण वो होते हैं जिनसे व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इनके होने या ना होने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे विशेष तरीके से चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना आदि सारे के सारे किस में आते हैं, गौणशील गुण में। तो आप क्या समझे, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार के शील बताए, और जिसमें पहला बताया उन्होंने कॉर्डिनल शील गुण या मौलिक शील गुण या प्रधान, एक ही बात है। दूसरा उन्होंने बताया केंद्रीय शील गुण, और तीसरा बताया इन्होंने गौणशील गुण। अब आपसे सवाल पूछ ले कि निम्न में से आलपोर्ट द्वारा दिया गया शील गुण नहीं है, तो एक ऑप्शन में होगा प्रधान शील गुण, एक में होगा केंद्रीय शील गुण, एक में होगा गौणशील गुण, और एक ऑप्शन में कुछ भी होगा, जैसे सतही लिख देंगे मान लो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये 3 ही बताए थे। कॉर्डिनल पहले वाले में आता है, केंद्रीय दूसरे में आता है, और गौण तीसरे में आता है। अब ये सवाल ऐसे ना पूछ के सीधा ये पूछते कि निम्न में से आलपोर्ट द्वारा दिए गए शील गुणों में कौन सा नहीं है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, कौन सा नहीं है, सतही नहीं है। समझ गए? देखिए, एक के साथ 3 बातें आपको पता चली। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवहारवादी उपागम की विशेषता नहीं है। व्यवहारवादी की विशेषता नहीं है, तो व्यवहारवादी की विशेषता नहीं में क्या आ जाएगा कि क्या इसके अंतर्गत नहीं है। व्यवहार की आंतरिक गतिकी को महत्वपूर्ण मानना, SR संयोजन, प्रबलन बल, पर्यावरण नया व्यवहार सिखाता है। तो देखिए, बिल्कुल पर्यावरण नया व्यवहार सिखाता है, ये बात बिल्कुल किस में आ जाएगी, ये बात आपकी इसमें आ जाएगी, किस में, व्यवहार, ये आपकी व्यवहार उपागम में आ जाएगी। व्यवहार एक बाह्य रूप होता है, आंतरिक स्थिति का बाह्य रूप ही क्या कहलाता है, व्यवहार कहलाता है। तो बाह्य तौर पर जो दिखाई नहीं देता है, ये पूछ रहे हैं कि व्यवहार की विशेषता नहीं है, तो ये वाली तो व्यवहार की क्या है, विशेषता है कि पर्यावरण द्वारा नया व्यवहार सीखता है, ये व्यवहार की विशेषता है, दिख रहा है। प्रबलन मिल रहा है, बिल्कुल। SR बाहर से उद्दीपक दिया जा रहा है, बिल्कुल है। लेकिन व्यवहार की आंतरिक गति की, आंतरिक नहीं आएगी, बाह्य आएगी व्यवहार में, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। व्यवहार की आंतरिक गतिकी को महत्वपूर्ण मानना, ये व्यवहार की विशेषता नहीं है। आंतरिक बात कर रहे हैं, बाह्य होती तो ठीक है, लेकिन ये आंतरिक को माने तो ये नहीं है। नेक्स्ट, अमूर्त तार्किकता व समस्या समाधान योग्यता। अमूर्त चिंतन, तार्किकता या समस्या समाधान कौन सी बुद्धि में होती है? तो देखिए, ध्यान रखना, साहचर्य और विचलन ये तो हमने कहीं पर पढ़े ही नहीं। आपको 2 में से छांटना है। किसने दी थी तरल और ठोस बुद्धि? कैटल ने। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। लेकिन अमूर्त चिंतन या अमूर्त तार्किकता और समस्या समाधान कौन सी बुद्धि में होती है? तरल बुद्धि में। इस बुद्धि को अपन और क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं GFI। कभी कभी पूछा जाता है कि GFI जर्नल फ्लूइड इंटेलिजेंसी, तो इसे क्या बोलेंगे? GCI जर्नल क्रिस्टल इंटेलिजेंसी। इसे द्रवीकृत, इस बुद्धि को क्या बोल सकते हैं? द्रवीकृत, और इसे बोलते हैं घनीभूत।
तो अगर आपसे पूछे GFI और GCI मॉडल किसने दिया, तो किसने दिया था, कैटल ने। और तरल बुद्धि का संबंध क्या है, अमूर्त तार्किकता और समस्या समाधान से। ये बुद्धि लगभग हमारी किशोर अवस्था तक होती है, और जो ठोस बुद्धि है वो किशोर अवस्था के बाद। इसे आप वर्टिकली इंटेलिजेंसी कह सकते हो और इसे आप हॉरिजॉन्टली इंटेलिजेंसी कह सकते हो। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों में जीन्स गुणता स्थानांतरण का अध्ययन होता है। जीन्स की बात कर रहे हैं, पितृक की बात कर रहे हैं। पितृक बताया था ना, जीन्स को क्या बोलते हैं, पितृक। यानी हमारे आनुवांशिकी के जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, जीन्स ही तो होते हैं। किसके वाहक, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक। आनुवांशिकी के वाहक कौन, जीन्स। तो यहाँ सीधा सा आ जाएगा जेनेटिक्स, बिल्कुल सीधा। यहाँ से पारिस्थितिकी की बाहर की बात आ रही है, GS की कोई अवधारणा नहीं, उद्बोधन कोई शब्द नहीं है, तो आनुवांशिकी की बात आएगी तो आपका क्या आ जाएगा, जेनेटिक्स। नेक्स्ट, किसी आवेग को सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना रक्षा युक्ति है। आपके अंदर कोई आवेग, कोई गुस्सा, कुछ फूट रहा है, लेकिन उसको कुसमायोजन होने की बजाय उसको एक सुरक्षित लक्ष्य की ओर, जिससे आप कुछ देर के लिए समायोजित हो जाओ, और अगर उसे मोड़ दो तो यह रक्षा युक्ति है। मेरे अंदर, मुझे पता है क्या हुआ, आज हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा डांट दिया। अब मैं क्या करूं, मेरे आवेग को मैं बराबर वाले पे तो नहीं निकाल सकती, हस्बैंड पर तो नहीं निकाल सकती, बड़ों पर तो नहीं निकाल सकती ना। मैं क्या करूंगी, या तो मैं आप लोगों पर गुस्सा दिखाऊंगी, या तो फिर मैं मेरे बच्चों के ऊपर दिखाऊंगी। भाई मेरे लिए तो आप या मेरे जो बालक हैं उन्हीं के ऊपर मैं अपना, अर्थात अपने आवेग को इंसान यहाँ पर क्या करता है, अपने से कोई कमज़ोर या छोटे पर क्या कर देता है, मोड़ देता है, और उधर कहीं ना कहीं अपने आप को फिर क्या कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। जैसे आपने देखा है ना कई बार बहू और सास की लड़ाई हो जाती है, तो बहू क्या करेगी, गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर वो क्या करेगी, या तो कितनी बार भैंस को मारने लग जाएगी, या तो फिर कितनी बार बच्चों को मारने लग जाती है, या कोई सामान को, आप फिल्मों में भी कई बार देखते हैं ना, सामान को तोड़ देते हैं, ये करके ऐसे तोड़ देते हैं सामान को। क्या करे, वो उस पर अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं उधर की ओर मोड़ देते हैं, और अपने आप को क्या कर देता है, समायोजित कर लेता है, यानी डिसबैलेंस कर देता है। वो अपने गुस्से, अपने बात को क्या डिसबैलेंस कर देता है, मतलब कहने का क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है, डिसबैलेंस कर देता है। किसी आवेग को सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना रक्षा युक्ति है, क्या, विस्थापन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, यानी ये बहुत सारे दे रखे हैं, इनमें से ऐसा एक कथन है जो मैच नहीं कर रहा। कौन सा ऐसा कथन है जो कि मैच नहीं कर रहा है, देखिए कौन सा मैच नहीं कर रहा है। टाइप डी, क्या बोला, टाइप डी किससे, अवसाद प्रवणता होती है। टाइप सी, कैंसर संवेदन, कैंसर उन्मुखी होते हैं ये लोग। टाइप ए, अभिप्रेरणा का अभाव। टाइप बी, धैर्य युक्त। हमने आपको बताया था कि ए टाइप और बी टाइप पिछली इसमें सवाल में भी आया था, सी टाइप भी बताया मॉरिस ने, और डी टाइप भी, लेकिन कौन सा इसमें केवल उनके कारण दिए हैं, यहाँ पे कोई उसके प्रतिपादक नहीं पूछा, यहाँ केवल कारण दिए कि कौन से में क्या कारण होते हैं, क्या चीज़ें दिखाई, कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फ्रीडमैन और रोजनमैन ने तो क्या दे दिए थे, ए टाइप और बी टाइप, मॉरिस ने सी टाइप, डोनाल्ड ने डी टाइप। तो अब देखते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है। टाइप डी में क्या होता है, अवसाद से ग्रसित होता है व्यक्ति। सी टाइप में कैंसर, विभिन्न मानसिक रोगों से ग्रसित होता है, तो बिल्कुल वो कैंसर उन्मुखी होता है, कैंसर की तरफ उसका मुंह होता है। बी टाइप है वो धैर्य से युक्त होता है, लेकिन जो ये ए टाइप होते हैं ना, अभाव नहीं होता, बल्कि इनमें तो उच्च अभिप्रेरणा होती है, जो खराब साबित होती है। उच्च अभिप्रेरणा होती है इनमें, तो अभाव नहीं होता बल्कि ज़्यादा होती है, इसलिए मैच क्या नहीं कर रहा, ए टाइप मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, बालक आइसक्रीम को देखकर खाना चाहता है। बालक ने क्या देखी, आइसक्रीम देखी, लेकिन उसे लगता है कि बिना पैसे वह
बिना पूछे लेने में क्या मिल सकता है? दंड मिल सकता है। यह कौन सी स्थिति है? बात फ्रायड से आ रही है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में 3 बातें बताई, इड, ईगो, सुपर ईगो। मैंने आपको बताया था कक्षा में भी। मान लीजिए ये तीनों भाई हैं, एक का नाम इड, एक का नाम ईगो। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पर ताकि आपको हेल्प मिले, और अगर आप लोगों ने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा होगा तो आपको वो बात याद आ जाएगी। मान लीजिए ये तीनों भाई है, एक का नाम इड है, एक का नाम ईगो और एक का नाम सुपर ईगो। इड के अंदर अगर कोई चीज़, आइसक्रीम, तीनों नहीं माना आइसक्रीम देखी, इड ने अगर आइसक्रीम देखी तो इड तो फैल जाएगा, और कुछ भी किसी भी कंडीशन में मुझे आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने आप को सुख देना चाहता है। बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति होती है इसकी। इसका तो एक ही नारा है, छीन लो और झपट लो और अपने आप को आराम दो, खा लो जो खाना है, खा लो, सुख दो अपने इस शरीर को, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बिल्कुल क्या होता है? राक्षस होता है ये। ईगो, ईगो ने भी आइसक्रीम देखी, लेकिन ईगो डरता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बिना पैसे या बिना पूछे ले लें, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि दंड मिले, मुझे मार पड़ जाए। कंट्रोल कर लेता है कहीं ना कहीं अपने। और सबसे अच्छा व्यक्ति तो ईगो ही होता है, जो कंट्रोल, जिस व्यक्ति के अंदर कंट्रोलिंग पावर होती है वो सबसे अच्छा व्यक्तित्व होता है। ध्यान रखना, मन में तो हर चीज़ आती है, लेकिन एक कंट्रोल करना भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना। कहते हैं समस्त प्रकार की जो वीटो शक्ति होती है ना, वो ईगो के पास ही होती है। सुपर ईगो, अगर इसने भी आइसक्रीम देखी और एक बार मन में आ गया इसके कि मुझे खानी है, लेकिन तुरंत ही इसके मन में आ जाती है, अरे किसी ने देख लिया तो कितना बड़ा गुनाह कर दिया तूने, पैसे नहीं है तेरे पास और फिर तू आइसक्रीम की सोच रहा है। सोचने भर से इसको लगता है कि पाप लग रहा है। अब ऐसी बातें तो कोई देवता ही कर सकता है। तो समझ गए, एक है दानव, एक है मानव और एक है महामानव या देवता। तो यहाँ पर दंड के डरने की बात क्या करता है? कौन करता है? मानव करता है। मानव बोले तो इसे अहम बोलते हैं या फिर ईगो बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? मानव के अंदर मानव। अब देखो, इन्होंने तो सुपर ईगो की तो बात ही नहीं। ये ईड, ये तो राक्षसी है, और ये क्या है? ये आपका सुपर ईगो है, और ये आपका क्या है? ये इसी से संबंधित है, सुखेप्सा से संबंधित है, उपाह से, ईड से ही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अहम। क्या आ जाएगा? अहम। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक लंबा व अधिक बुद्धि का होना व्यक्तिगत विभिन्नता है। एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा क्या है? अधिक लंबा और अधिक बुद्धि वाला है दूसरे की अपेक्षा। तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता कौन सी कहलाएगी? यह व्यक्तिगत विभिन्नता, तो ध्यान रखना, ये एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा, तो आप याद रखना। मुख्य तौर से मैं आपको बता देती हूँ। कहाँ पर बता दूँ? यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कौन? क्योंकि सबसे अच्छा जो अध्ययन किया था, सबसे प्रामाणिक अध्ययन किया था, वो किसने किया था? गाल्टन ने। तो ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कौन? गाल्टन। गाल्टन ने किसमें किया था व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन? इनकी फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस। तो कभी कभी पूछा जाता है कि गाल्टन की पुस्तक का नाम हेरिडिटरी जीनियस। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो मूल कारण होता है वो क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण। और ध्यान रखना, मुख्य रूप से जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है, विभिन्नता जो होती है वो कितनी होती है? दो कौन कौन सी? वैसे तो बहुत सारी हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है, बुद्धि के रूप में हो सकती है, व्यक्तित्व के रूप में अलग अलग हो सकती है। ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता। कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है तो कोई व्यक्ति बाहरीमुखी है, तो क्या हो जाएगी? व्यक्तित्व संबंधी। कोई चिड़चिड़ा स्वभाव है तो किसी का हंसमुख स्वभाव है, क्या? स्वभावगत भिन्नता। लेकिन मुख्य रूप से जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी अंतः व्यक्तिगत भिन्नता,
और जिसको बोलते हैं अपन अंतः को अपन बोलेंगे। आप है ना वहाँ पर आपके यहाँ तो हिंदी में लिखी हुई है, वहाँ पर आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम आएगा। तो बेटा एक बार थोड़ा सा लगे ना कि कुछ ना समझ में आए, मैं क्या करूं, कि अंतर अंतः कई बार शब्दों में हो जाता है, तो आप इंग्लिश मीनिंग देख लेना। अंतः की मिलेगी आपको इंट्रा, और दूसरी होगी आपकी क्या, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटर। जब एक ही व्यक्ति के गुण दोषों को बताए तो ये अंत है। जैसे अगर मैं अपने बारे में ही बताऊं कि देखिए मेरी बुद्धि लब्धि सामान्य है, लेकिन मेरे अंदर सृजनात्मकता बहुत अच्छी है। मेरी लिखने में मैं थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, लिखने मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने ही गुण दोषों के बारे में बता रही हूँ, तो ये कहलाती है अंतः व्यक्तिगत भिन्नता। लेकिन जब मैं अपनी तुलना दूसरे से करूँ कि मैं मान लीजिए कोई दूसरी महिला है, उसकी अपेक्षा इस चीज़ में आगे हूँ, इस चीज़ में पीछे हूँ, या वो मेरी अपेक्षा इसमें आगे और इसमें पीछे है, तो जब एक की तुलना दूसरे से की जाए, अंतर इंटरपर्सनल डिफरेंसेज, जब एक की तुलना दूसरे से, अच्छे से समझ लो, इस तरीके के प्रश्न आते ही आते हैं परीक्षा में। बहुत अनुभव है मुझे लंबे अरसों का इस चीज़ में, तो आप ध्यान रखेंगे। इसलिए मुझे यहाँ पर अब तक मैं आपका उत्तर बताकर आगे जा चुकी हुई होती। अगर आप वास्तव में समझदार हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैं सच में आपके लिए अच्छा कर रही हूँ, तो आप बच्चा मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आप मुझे बताएं कि सच में मैंने आपके लिए दिल से किया या केवल मुझे दिखावे के लिए। दिखावे की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप याद रखना कि जब एक ही व्यक्ति के गुण दोषों के बारे में बताया जाए तो वो अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंट्रा, और जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण दोषों से की जाए तो वो कहलाती है अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो अब देखिए, अब आप खुद ही उत्तर दे देंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, क्या एक व्यक्ति की दूसरे से होना, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा लंबा व अधिक बुद्धि वाला होता है। होना व्यक्तिगत विभिन्नता है, कौन सी, अंतर। कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर। तो इसे बोलेंगे इंटर, और इसे बोलेंगे इंट्रा। इंट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी समस्या का समाधान भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतः क्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती है, यह संबंधित है। विभिन्न प्रकार की बुद्धि किसी समस्या का समाधान क्या करती है, अंतः क्रिया करते हुए करती है। तो विभिन्न प्रकार की बुद्धियों की बात किसने की थी, बुद्धि की विभिन्न प्रकार की मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, याद है ना, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, फ्रेम्स ऑफ माइंड की जो बात कर रहे थे, कौन, गार्डनर। इसका पूरा नाम है एच गार्डनर, जिसने कौन सा सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि, बहु बोल दिया ना, विभिन्न विभिन्न बुद्धियाँ, बहुबुद्धि बहु अगर ज़्यादा बुद्धि लगाए ना तो गार्डन में भेज दे, मम्मी से कह देना जो भी बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाए गार्डन में भेज दे। तो ध्यान रखना कि बहुबुद्धि अंतः क्रिया करते हुए कौन, गार्डनर। और इन्होंने बुद्धि की कितनी श्रेणियाँ बताई थी, 9 श्रेणियाँ बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण भारत से नहीं है, मतलब इनमें एक ऐसा बुद्धि परीक्षण है जो भारत का नहीं है। तो आप याद रखें, मोहसिन बुद्धि परीक्षण बिल्कुल भारत का परीक्षण था। राइस 1922, राइस बोले तो 1922 में किया था, कौन सा, विनय साइमन का अनुकूलन किया था, इसलिए राइस परीक्षण भी कौन सा, CH राइस वाला राइस परीक्षण भी भारतीय परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण भी कैसा परीक्षण है, भारतीय बुद्धि परीक्षण है। इसमें कितनी आयु के बालकों को रखा गया था, 11 से 16, और इसमें रखा था 5 से 16 वर्ष के बालकों को। मोहसिन में कोई आयु वर्ग ज़्यादा रखा नहीं था। और RPM ये जो परीक्षण था ये भारतीय परीक्षण नहीं था, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, RPM परीक्षण। नेक्स्ट,
प्रेक्षित व्यवहारात्मक विशेषता के आधार पर व्यक्तित्व का उपागम है। जो देखने के आधार पर, प्रेक्षित का मतलब क्या होता है? देखना। देखने के आधार पर जो है तो अपन क्या कह सकते हैं इनको? प्रारूप। प्रारूप का मतलब कहते हैं ना इसका प्रारूप बना दो, तो प्रारूप क्या करता है? दिखता है ना। देखो विशेषक में तो गुण वाली बात आ जाएगी। गुण जैसे अपना क्या था? आलपोर्ट आदि का, जो गुणों की बात करते हैं। विमेय नहीं आएगा इसमें, अंतःक्रियात्मक नहीं आएगा। अब बात आता है कि दो ही तरीके के होते हैं, एक विशेषक उपागम होते हैं और एक प्रारूप उपागम। प्रारूप मतलब कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखकर किसी में, जैसे आपका कौन आया था? क्रैचमर का आया था, आपका सेल्डन का आया था। देख के, प्रारूप आधारित वर्गीकरण। प्रेक्षण मतलब देखकर, तो विशेषता का आधार पर व्यक्तित्व का उपागम है। प्रेक्षित की बात कर रहे हैं तो प्रेक्षित का मतलब प्रारूप यानी देखकर। कौन सा आ जाएगा? प्रारूप उपागम। नेक्स्ट, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किसने किया? बोला था ना बार बार क्लास में भी कि कारक या प्रतिकारक, ये शब्दों का ही हेर फेर है। एनसीईआरटी थोड़ा सा शब्दों को हेर फेर कर देती है। कारक या प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल। पूरा नाम क्या है? आरबी कैटल। आरबी कैटल ने व्यक्तित्व मापन हेतु क्या किया था? 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किया था। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। और इन्होंने व्यक्तित्व में क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि सामान्य व्यक्ति में जो शील गुण होते हैं वो 23 होते हैं, असामान्य में 12 होते हैं, और जो मुख्य जो शील गुण होते हैं वो 16 होते हैं। और उनको उन्होंने दो भागों में बांटा, एक सतही और एक गहरी, है ना, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर केवल पूछा कि कारक विश्लेषण देने वाला कैटल। मैंने साथ ही साथ बता दिया कि कारक विश्लेषण सिद्धांत में इसने इसकी संख्या जो बताई थी वो कितनी बताई थी? 16। ठीक है, शील गुणों की संख्या 16, तो याद रखेंगे 16। और इसको देने वाला कौन? कैटल। नेक्स्ट, बिग 5 फैक्टर में शामिल नहीं है। बिग फाइव फैक्टर के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? पाल क्रास्टा व रॉबर्ट मैक्री। कौन थे? पाल क्रास्टा व रॉबर्ट मैक्री। इन्होंने 5 फैक्टर बताए व्यक्तित्व में। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है? आपकी कॉपी में सब लिखा हुआ है। कंप्लीट नोट्स आपका मैंने बता के, अच्छे से समझा के, इवन आपको अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों तक के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं कि देखो वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसको कह दे हाँ भाई ऐसा कर ले, हाँ कर लेते हैं, हाँ, तो क्या होती है? सहमतिशीलता होती है। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, अपने अनुभवों को तुरंत खुले रूप में, कुछ लोग सुने सबकी और करे मन की, अपने अंतर विवेक से सहारा लेते हैं। तो इन्होंने जो व्यक्तित्व में शामिल नहीं था, इनके बिग 5 फैक्टर में आप चाहे तो अपनी कॉपी खोल के देख सकते हैं। बिग 5 फैक्टर में जो शामिल नहीं था वो कौन सा था? वो था अंतर्मुखता, अनुभवों की खुलापन बताया था, तंत्रिका तापी न्यूरोटिक बताया था, अंतर्विवेकशीलता बताया था। इसके अलावा इन्होंने बहिर्मुखी बताया था, अंतर्मुखता नहीं बताया था, बहिर्मुखी बताया था। और दूसरा एक और जो बताया था वो उन्होंने बताया था सहमतिशीलता, लेकिन अंतर्मुखता का इन्होंने जिक्र नहीं किया, इसलिए इसमें शामिल कौन नहीं है? अंतर्मुखता। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम व आत्मनियमन पर बल दिया। सामाजिक अधिगम और आत्मनियमन पर बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सामाजिक, तो आपको माना ये शब्द का ध्यान नहीं आ रहा कि आत्मनियमन, लेकिन ये तो पता चल रहा है ना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत देने वाला कौन था? सामाजिक सांस्कृतिक तो देने वाला कौन था? वाइगोत्स्की था। क्रिया प्रसूत देने वाला कौन था? स्किनर था। और सूचना प्रक्रिया देने वाला कौन था? मिलर था। लेकिन सामाजिक अधिगम देने वाला कौन था? बांडूरा, अल्बर्ट बांडूरा।
पिछली बार तो जो पिछली से पिछली रीड थी शायद उस समय एक्सपायर हुए थे बांडूरा, तो काफ़ी कुछ मैंने बताया था बांडूरा के बारे में। खैर, कुल मिलाकर सामाजिक अधिगम ये कहते हैं कि सामाजिक यानी हम जो कुछ भी सीखते हैं वो किससे सीखते हैं, नकल से सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, प्रक्षेपण के द्वारा सीखते हैं, अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांडूरा। बांडूरा के जो प्रयोग के विषय थे वो क्या थे, जीवित जोकर, कभी कभी पूछ लेते हैं, जीवित जोकर, बॉर्बीडोल और हिटमी। तो बांडूरा के अधिगम का नाम क्या था, सामाजिक अधिगम, जहाँ बालक क्या करता है, नकल से सीखता है। नकल, कभी कभी सवाल पूछ ले कि नकल आधारित अधिगम किसने दिया, तो बांडूरा ने। अवलोकन आधारित अधिगम किसने दिया, बांडूरा ने। और बांडूरा ने प्रयोग किस पर किया, जीवित जोकर, बार्बी डॉल और हिटमी पर किया। और बांडूरा ने अपने अधिगम में 4 सोपान बताए थे। अब क्या है कि मैंने ये ना कंप्लीट तैयार करवा रखी थी टेस्ट सीरीज और जगह कम है, और मैं कहाँ पर बता दूँ, बांडूरा के 4 सोपान, कभी कभी सीक्वेंस लगवा लेते हैं। तो आप देखेंगे बांडूरा के अधिगम सिद्धांत के सोपान, अगर पूछे कितने दिए तो आप क्या कहेंगे, 4। कौन कौन से देखेंगे। पहला इन्होंने कहा कि अवधान, किसी भी चीज़ पर क्या देना, ध्यान देना। जब ध्यान दिया, ध्यान देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको धारण करेंगे। धारण के बाद उसका क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण। अगर सही नहीं है तो इसके लिए पुनः प्रस्तुतिकरण या रिप्रोडक्शन। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पुनर्बलन या फीडबैक। क्या कहेंगे, पुनर्बलन, या फिर आप कह सकते हैं पृष्ठपोषण। तो बच्चों ये भी आप याद रखना कि बांडूरा ने अपने अधिगम सिद्धांत में कुल कितने सोपान दिए, 4 सोपान दिए। कौन कौन से दिए, सीक्वेंस लगवाएंगे या कौन सा नहीं दिया। जैसे कई बार कहते थे ना, हम जब क्लास से बाहर आ जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चा हमारी नकल करके वहाँ पे पढ़ा रहा हुआ होता है कि देखो मैम क्लास में आती हैं, फिर आते ही ऐसे बोलती हैं, फिर ऐसे पढ़ा रही हुई होती हैं। तो ये किस में आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण। फिर कुछ बच्चे कहते थे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलती है मैम, तो ऐसे अपने हाथों के एंगल को ऐसे करती है, तो ये क्या हो जाएगा, पुनः प्रस्तुतिकरण। और अगर कुछ बच्चे कहते हैं अरे बिल्कुल तुमने तो बिल्कुल मैम की तरह पढ़ाया है, एकदम ऐसा ही लग रहा है जैसे मैम पढ़ा रही हूँ, तो क्या कहलाता है, ये पुनर्बलन। लेकिन उससे पहले आप क्या करते हो, मुझ पर पूरी तरीके से क्या देते हो, ध्यान देते हो। फिर मैं जो जो बातें आपको बताती हूँ उसका सबका क्या कर लेते हो, आप धारण कर लेते हो। धारण करने के बाद आप क्या करते हो, उसका प्रस्तुतिकरण करते हो। अगर सही नहीं है तो पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन या पृष्ठपोषण। अच्छे से याद रखना बेटा, मैंने लगभग शॉर्ट टाइम में ही आपको बांडूरा से संबंधित सारी बातें बता दी है। क्या क्या बता दी है, सामाजिक अधिगम या नकल आधारित अधिगम के प्रतिपादक कौन, बांडूरा। बांडूरा ने किस पर प्रयोग किए, जीवित जोकर और बॉर्बीडोल पर किए। बांडूरा ने अपने अधिगम सिद्धांत में कितने सोपान बताए, 4 सोपान बताए। बांडूरा ने के 4 सोपान में कौन सा नहीं आता, तो इनमें से कोई भी एक हटा देंगे और कोई एक शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ना, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट, संपूर्ण संभाव्यता को विकसित करने की प्रवृत्ति है। संपूर्ण संभाव्यता को प्रकट करने की प्रकृति क्या कहलाती है, पूर्ण हो जाऊं मैं तो पूर्ण हो जाऊं। और ये पूर्णता मेरे अंदर कब आती है, ध्यान है आपको, ये क्या, मास्लो का, है ना। मैंने बताया कि सबसे पहले
मास्लो का है कि संपूर्णता इंसान कब प्राप्त कर लेता है, जब वो कहाँ पर आ जाता है, जब वो आत्मसिद्धि अपनी आत्मा पर उसे क्या होने लगता है, गौरव होने लगता है। तो संपूर्ण संभवता, देखो यही बात है बच्चा, ये जो एनसीईआरटी की है ना, ये थोड़े से शब्दों में, मैं बार बार ही कह रही हूँ कि थोड़ा सा शब्दों में ये हेरफेर करते हैं। संपूर्ण संभाव्यता को विकसित करने की प्रवृत्ति, आप अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित कब करते हो, जब आप कहाँ पहुँच जाते हो, आप चोटी पे पहुँच जाते हो। और चोटी पे यहाँ से शुरू होती है आपकी आवश्यकताएं। सबसे पहले आपकी कौन सी, ये भी पूछा जाता है कई बार कि शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता में आपकी क्या आ जाती है, भूख प्यास आदि आ जाती है। फिर आप जैसे ही आपकी शरीर की ज़रूरत पूरी हुई और अब आपको ध्यान आता है सुरक्षा, आपको क्या याद आता है, सुरक्षा, जिसमें आपका मकान, आवास, जीवन बीमा ये आ जाते हैं। फिर आप थोड़ा सा ऊपर और जाते हो, सुरक्षा के पहले शरीर की पूर्ति हो गई, अब आपको तन ढकने के लिए कपड़ा या सिर ढकने के लिए मकान भी हो गया। अब आपको लगता है कि पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, तो प्रेम और स्नेह संबंधी आवश्यकता। और फिर इस प्रेम से भी तुम्हारा पेट नहीं भरता, फिर क्या लगता है कि हमें क्या मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और फिर सम्मान से भी पेट नहीं भरता तुम्हारा, और तुम्हें लगता है कि अब तो हम संपूर्ण बन जाएं, हम तो पूर्ण हो जाएं, चारों दिशाओं में हमारा ही हमारा डंका गूंजे। और डंका कब गूंजेगा, जब आप आत्मसिद्धि, आत्म गौरव पर पहुंच जाएंगे, तो ये आपकी क्या कहलाती है, आत्मसिद्धि। तो इसी बहाने मैंने आपको क्या बता दिया है, मैंने आपको ये प्रकार्यशीलता वगैरह ऐसा कोई नाम नहीं आता उसमें, कि जब आत्मसिद्धि की बात आ जाए तो आप ये सोचो ना, कभी कर देते सभी, सभी नहीं आएगा इसमें, हर चीज़ में सभी नहीं होता। माना साइकोलॉजी में बच्चा बहुत सारे ऑप्शंस में सभी आता है, आंसर आता है ये। और अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, वैसे हालांकि मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भाई आप ऐसा करना, यहाँ सार्वजनिक जगह पर थोड़ा बोलना ठीक भी नहीं रहता, वरना मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो ज़्यादातर अपने साइकोलॉजी में और मेथड्स में क्या होते हैं, उपयुक्त सभी या सभी उत्तर सही होता है, किसी किसी में नहीं होता। अगर 10 प्रश्न होंगे ना, 10 प्रश्न में से 8 प्रश्नों के उत्तर तुक्के भी मारोगे ना तो सही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। 2 का नहीं होगा कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं लीड मार्किंग ले लोगे, एक बात। दूसरी बात क्या याद रखोगे, देखो मेरे अंदर अपनत्व है, इसलिए मैं केवल व्यक्तिगत नहीं, मैं सार्वजनिक रूप से बात कर रही हूँ। और अगर आप इसको आप बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं ले, आप माने तो बहुत अच्छी बात है, मानो तो मैं गंगा मैया, नहीं तो बहता पानी। आप मुझे बता देना आप मुझे गंगा मैया मान रहे हो या केवल बहता पानी। इस बात का आप अगर मेरी यहाँ पर आप 67 नंबर पे आप मुझे सुन रहे हैं ना मेरे बच्चों, या जो भी मुझे सुन रहा है, हो सकता है कोई मेरा अब सुन रहा है तो इसका मतलब वो नेचुरल स्टूडेंट ही होगा, क्योंकि बिना स्टूडेंट के, बिना इस चीज़ की आवश्यकता वाला तो कोई इसको देखेगा नहीं। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपके लिए, मैं उससे मैं समझ जाऊंगी कि आपने ये यहाँ तक प्रश्न आपने पढ़े कि नहीं पढ़े। मैं आपके लिए गंगा मैया हूँ या मैं बहता पानी हूँ, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर दें। अब मेरी बात सुने कि आपको ज़्यादातर अगर उत्तर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, उपयुक्त सभी या सभी आंसर दे दें, पहली बात। दूसरी बात, आप ज़्यादातर अगर कोई प्रश्न उत्तर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो एक तरीका और बता रही हूँ मैं, आप अगर ऑप्शन में आपको देना है ना तो आप ए और बी की बजाय ज़्यादातर सी और डी, या फिर बी और डी ज़्यादा उत्तर आता है। ए बहुत कम प्रश्नों में उत्तर आता है, ज़्यादातरों में बी और डी ज़्यादा उत्तर आते हैं। अभी अभी देख लो, बी डी, और भी आप देखोगे तो ज़्यादातर बी और डी आता है। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको गलत बात में, तो ये था कि अगर आपको आ रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है उस स्थिति में, 2 बात। और तीसरी बात, बेटा आप 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस पूरी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है ये वाली बात जो अब बता रही हूँ। पहली दोनों बातें दोनों के लिए हैं। जो रीट के लिए पढ़ रहे हैं तो बेटा याद रखना, इस बार पहली बार ऐसा है कि 5 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। कितने ऑप्शन आएंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी प्रश्न को नहीं कर रहे हैं तो आप कौन से गोले को भरें, 5वें को।
पर अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप 5वें गोले को, कसम है आपको, मत भरना। आपको केवल और केवल 4 गोलों में से ही किसी एक गोले को भरना है। आप सोच रहे होंगे क्यों मैम? बेटा नेगेटिव नहीं है ना। नेगेटिव होती तो आपका कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो आप 5वें गोले को भरते। अब चूंकि आपके यहाँ नेगेटिव नहीं है, अब नेगेटिव नहीं है तो माना आपको उत्तर नहीं आता और आपने कोई सा भी एक भर दिया, बी भर दिया या आपने डी भर दिया या आपने सी भर दिया या जो भी भर दिया, कम से कम आपने 10 तुक्के भी मारे, हो सकता है 5 सही हो जाए। और अगर आप इस 5वें को भर देते हैं तो कोई भी आपका इंक्लूड ही नहीं होगा। अब कम से कम इनमें संभावनाएं तो हो जाएगी। इसलिए मेरा ये मैसेज है आपको कि आप रीट प्री में 4 में से ही कोई एक गोला भरे, छोड़कर एक भी नहीं आए। 4 में से भरे, 5वां ना भरें। ये याद रखना और मुझे ये ज़रूर बताना आपको मेरी ये बात कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा आत्मसिद्धि। मनोगतिक उपागम की विधि नहीं है। मनोगतिक, जैसे ही शब्द पढ़ो ना तो याद कर लिया करो कि ये किससे संबंधित है। मनोगतिक, मनोगतिक की बात हमने किससे की थी? मनोगतिक की बात हमने की थी फ्रायड से संबंधित। तो फ्रायड से संबंधित विधि नहीं है। मुक्त साहचर्य बिल्कुल फ्रायड में पढ़ा था, सोपान विश्लेषण बिल्कुल फ्रायड में पढ़ा था, शब्द मिलान बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन प्रतिरूपण पढ़ा था हमने बांडुरा में आता है, प्रतिरूपण नहीं है। तो इसकी विधि कौन नहीं है? प्रतिरूपण। ये सब की सब इसकी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण की विश्वसनीयता के आकलन की विधि है? किसी परीक्षण के विश्वसनीयता के आकलन की विधि। अपन को विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता जब एक परीक्षण को बार बार एक परीक्षण को हम करें और उत्तर में कोई भी असंगतता नहीं हो या उत्तर में कोई बदलाव नहीं हो या फिर अंकों में कोई बदलाव नहीं हो, तो वो हमारा क्या कहलाती है? विश्वसनीयता। अर्थात एक ही प्रश्न पत्र को विभिन्न शिक्षक बार बार चेक करें और उत्तर में या अंकों में कोई अंतर नहीं आए। ये मेथड में सवाल आते हैं कई बार, को अंकों में कोई बदलाव नहीं आए, कोई अंतर नहीं आए, तो ये क्या कहलाती है? विश्वसनीयता। क्या कहा हमने? बार बार बोले तो पुनरावृत्ति। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पुनरावृत्ति। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवहार में असमर्थ बालक होते हैं। जिन बालकों का सामाजिक व्यवहार कैसा होता है? कमजोर। क्या बोला है? सामाजिक व्यवहार में असमर्थ बालक कैसे होते हैं? सामाजिक व्यवहार में असमर्थ बालक। अभी पीछे भी आया था ये सवाल इसी तरीके का। बहुत सारे सवाल पढ़ लोगे ना तो कुछ सवालों के तो अपने आप। हाँ, एक बात और याद आई कि आप लोग है ना, एक बार आप जैसे आपके मानो शुरू में साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आते हैं, तो बेटा शुरू में ही प्रश्न पढ़ के उत्तर देना शुरू मत करना। आपको क्या करना, एक बार सरसरी तौर से 30 क्वेश्चन पढ़ लेना। पता है उसके पीछे क्या कारण होता है? हो सकता है किसी प्रश्न का उत्तर किसी अगले प्रश्न की भाषा में ही छिपा हो। तो एक बार मेरे कहने से बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो आप बस जल्दी करके एक बार सरसरी तौर से प्रश्नों को पढ़ लेना। तो हो सकता है फिर बाद में कभी लगे आपको और ये गलत हो गया, ये तो वहाँ पे देख सकते थे, क्योंकि उसका कभी कभी ऐसा होता है। तो एक बार सरसरी तौर से आप देख लेना। जैसे मैं अभी ये बात आई ना कि हमने पीछे भी देखे हैं इस तरीके के। तो सामाजिक व्यवहार में असमर्थ बालक होते हैं, किससे ग्रसित होते हैं? ये बिल्कुल क्या होते हैं? समाज में तो रहते नहीं हैं, अपने आप में तो समाज व्यवहार में असमर्थ होंगे ही। जब स्वयं में लीन होंगे तो हमें इसको हमने क्या नाम दिया था? आया था ना पीछे अभी, ऑटिज्म, जिसको स्वपरायणता कहा था। तो ये बालक ऐसे होते हैं, ये सहसा स्वालीनता जिसको कहा था, ऐसे बालकों का सामाजिक व्यवहार में क्या होते हैं? असमर्थ। इसलिए ये क्या, कौन सा विकार कहलाएगा? स्वलीन विकार कहलाएगा ये। नेक्स्ट, TAT, थैमेटिक एप्रेशन टेस्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रसंगात्मक, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में क्या पूछे? गलत क्या है? प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में गलत क्या है?
उमा चौधरी ने अनुकूलन किया। बेटा बिल्कुल ठीक बात है। प्रसंगात्मक अंतर्बोध या टीएटी का जो अनुकूलन किया था वो किसने किया था? उमा चौधरी ने किया था। एक बार में 20 कार्ड प्रयोग होता है। बिल्कुल, अगर हमें किसी महिला पे करना है तो हमने बताया था ना, कुल टोटल तो 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्ड तो सचित्र होते हैं और एक कार्ड कैसा होता है? खाली होता है। तो एक बार में जब हमें अगर किसी महिला पे करना है तो 10 कार्ड तो क्या लेंगे? महिला के लेंगे। 9 कार्ड कैसे लेंगे? सामान्य लेंगे। और एक कार्ड कैसा लेंगे? खाली लेंगे, जिस पर क्या कहानी लिखनी होती है, जिस पर कहानी लिखनी होती है। तो इसलिए बिल्कुल एक समय में प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी? 20। ये भी बात सही है। इसके प्रतिपादक कौन थे? मार्गन व मुर्रे थे। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात गलत है, इसलिए गलत ही पूछा है यहाँ पर। ये बात गलत है। 31 कार्ड सचित्र होते हैं। कुल कार्ड 31 होते हैं, लेकिन सचित्र नहीं होते 31, 30 ही होते हैं सचित्र। एक कार्ड तो क्या होता है? खाली होता है। तो कैसे कह दिया इन लोगों ने? एक कार्ड कैसा होता है? जिस पर कहानी लिखनी है, खाली होता है। तो ये बात तो गलत बोल दी ना, गलत पूछिए, गलत। 31 कार्ड क्या कह दिया? सचित्र। नहीं नहीं, 30 ही होते हैं सचित्र। तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, चेतना के विलुप्त कर देना, चेतना से विलुप्त कर देना, यानी आपके कॉन्शियस से ही, आपके चेतन मन से ही किसी चीज़ को क्या कर देना? विलुप्त कर देना। यह युक्ति है। आपने चेतन से ही किसी चीज़ को क्या कर दिया? विलुप्त कर दिया। कहीं ना कहीं आपने उसे क्या कर दिया? उसका दमन कर दिया, उसको अचेतन में पहुंचा दिया। चेतन से कहाँ पहुंचा दिया? अचेतन में। इसको चेतन से बहुत चीज़ें आपको दुख दे रही थी, बार बार दुख दे रही थी, तो आपने उसको अपनी शॉर्ट टाइम मेमोरी से क्या कर दिया? दबा दिया उससे, और उसे कहाँ पहुंचा दिया? अचेतन में पहुंचा दिया। यानी कि चेतना से विलुप्त कर दिया, मतलब उसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। तो ये युक्ति क्या कहलाएगी? ये युक्ति आपकी दमन ही कहलाएगी। चेतना से विलुप्त कर देना मतलब उस बात को क्या कर देना? दमन कर देना। नेक्स्ट, मनुष्य काम भावना व आक्रामकता के स्थान पर उद्देश्य व आकांक्षा से निर्देशित होता है। मनुष्य काम भावना व आक्रामकता के स्थान पर उद्देश्य व आकांक्षा से क्या होता है? निर्देशित होता है। अब ये बात किसने बोली? अब बताइए। काम भावना व आक्रामकता के स्थान पर, देखो आपको मैंने अक्सर बताया है कि जहाँ पर भी काम भावना की बात आ जाए, सेक्सुअल जो भी बातें आती है या आक्रामकता की, ऐसी बातें तो फ्राइड करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि काम भावना व आक्रामकता के स्थान पर उद्देश्य व आकांक्षा से निर्देशित होता है। तो ये ऐसी बात करने वाले कौन थे? ऐसी बात करने वाले हमारे कौन थे? युंग महोदय थे। केवल काम भावना आती तो फ्रायड हो जाता, सामाजिकता की बात आती तो इरिक्शन हो जाता, लेकिन अभी चूंकि उन्होंने आक्रामकता के स्थान पर उद्देश्य की बात की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? युंग होगा। नेक्स्ट, मूल बौद्धिक क्षमता को कहा जाता है। मूल बौद्धिक क्षमता को क्या कहा जाता है? जो आपकी मूल बौद्धिक क्षमता है उसे क्या कहा जाएगा? यानी जो आपके समस्त कार्य को करवाती है, मूल बौद्धिक क्षमता है आपकी, मूल रूप से आपके साथ आई है, आपके जन्म के साथ आई है, आपके जन्म के साथ आई है। एक ऐसी होती है बौद्धिक क्षमता जिसको आप अर्जित करते हैं। मूल तो मतलब आपके मूल रूप से आपके साथ है। तो देखिए, बी कारक तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ऐसे तो रिजेक्ट ही कर दिया करो। IQ का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है। अब बात आती है कि वो S कारक है या G कारक है। ध्यान है आपको, मैंने बताया था स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था बुद्धि में? द्विवी कारक। और द्विवी कारक सिद्धांत में उसने क्या कहा? उन्होंने कहा एक होता है G कारक, जो कैसा होता है? जन्मजात होता है, हमारे जन्म के साथ आता है, हमारे समस्त मानसिक कार्य करवाता है मूल रूप से। तो मूल कह दो, या हमारे मानसिक कार्य में प्रयुक्त होता है। समस्त जो मानसिक कार्य करते हो ना आप, उसमें जी का ही योगदान होता है। इसलिए स्पीयरमैन ने इसे क्या कहा? राजतंत्रीय सिद्धांत कहा। और दूसरा जो था वो था S स्पेसिफिक, S कारक,
ये इसका संबंध किससे होता है? हमारी कोई भी कौशलात्मक योग्यताओं से होता है जिसको हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। तो मूल रूप से मूल बौद्धिक क्षमता से संबंधित हमारा कौन सा कारक होता है? जी कारक होता है। मूल बौद्धिक क्षमता से संबंधित कौन सा कारक? जी कारक। तो इससे संबंधित समझ लो कि मूल बौद्धिक क्षमता की बात कौन करता है? स्पीयरमैन करता है। स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का, वो कौन सा दिया था? द्विकारक सिद्धांत, जिसमें एक जी कारक और एक एस कारक। स्थानांतरण जब अगर करें तो जी का होता है, एस का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, ओके। 100 क्वेश्चन करवाऊंगी बेटा, है ना। फिर बाकी के आप कहोगे, 2-4 ही बच्चे बोलते हैं, नहीं कहोगे तो फिर अब आप रेट के बाद देखना, मैं बाद में ही देखूंगी अब इनको। अभी 100 करवाऊंगी, आप कहोगे तो रात को एक वीडियो और बना दूंगी, बाकी के क्वेश्चन करवा दूंगी। बाकी अभी मेरी इच्छा है कि मैं 100 ही करवाऊंगी। नेक्स्ट, किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, है ना, किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है? मतलब पुनर्बलन की बात कौन नहीं करता? किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है? ये गुथरी है, मुथरी लिख रखा है इसमें, ये है गुथरी। किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है? देखो, हल तो बिल्कुल करता ही। हल ने तो सिद्धांत ही कौन सा दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत। थोंडाइक में तो पुनर्बलन का काम ही कर रहा था, मांस का टुकड़ा। जो मछली थी पावलाव में तो जो सुगंधित ये था, मांस का चूर्ण था, वो भी पुनर्बलन का काम कर रहा था। लेकिन गुथरी के में कहीं पर भी पुनर्बलन की बात नहीं आई थी। ध्यान रखो, गुथरी के में सामीप्य संबद्धता का सिद्धांत दिया था, वहाँ उद्दीपक अनुक्रिया में घनिष्ठ संबंध की बात की थी, ना कि पुनर्बलन की बात की थी। तो हल ने भी पुनर्बलन की बात की, थोंडाइक ने भी पुनर्बलन की बात की, पावलाव ने भी पुनर्बलन की बात की, लेकिन इन्होंने कहा पर आधारित नहीं है। कौन? गुथरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहे हैं? कौन सा कथन सही है? तो सही है, सही में देखो, प्रक्षेपी अचेतन अभिप्रेरणा मापन। तो प्रक्षेपी विधियों में अचेतन मन से संबंधित होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रक्षेपी मात्रात्मक विश्लेषण, प्रक्षेपी में मात्रात्मक विश्लेषण नहीं होता है, अचेतन मन के समस्त चीज़ों का किया जाता है। चित्रगत कुंठा अध्ययन, कुंठा और आक्रामक व्यवहार, बिल्कुल सही बात है। कुंठा या भग्नाशा का मापन किया था ना, कितने कार्टून थे? चित्रगत 24 कार्टून थे, 24 चित्र थे। ये बात भी क्या है? सही है। प्रेक्षण विधि, प्रेक्षण का मतलब देखना, बिल्कुल प्रेक्षण करना, साक्षात्कार करना, निर्धारण करना और स्थिति को देखना, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। तो इसमें पूछा है कथन सही है, सही कथन पूछ रहा है। 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो 1, 3 और 4 कहाँ पर है? 1, 3 और 4, ये रहा सही। 1, 3 और 4, ये ठीक है। नेक्स्ट, सही वर्गीकरण नहीं है। क्या पूछा है? सही वर्गीकरण। इनमें से बहुत सारे क्या है, ये व्यक्तित्व से संबंधित है और व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बातें दे रखी है। तो कौन सा सही, क्या पूछा? कौन सा सही नहीं है? तो देखो, ह्यूमर फ्लूड, यानी कि क्या पूछना चाह रहे हैं? ह्यूमर और फ्लूड जो ये सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? हिप्पोक्रेटस ने दिया था। हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण है वो पहला और सबसे प्राचीन वर्गीकरण माना जाता है। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। कब कर दिया था? 400 BC, बिफोर क्राइस्ट कर दिया था। और इसने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। इनकी पुस्तक जो थी, मैं साथ साथ ही जानकारी देते चल रही हूँ, लिख नहीं पाऊंगी, यहाँ पे जगह भी कम है और समय भी कम है, तो आप सुन लें कि इनकी पुस्तक का नाम था नेचर ऑफ मैन। इन्होंने 4 प्रकार का वर्गीकरण दिया था। एक वर्गीकरण था इनका फ्लैगमेटिक, जिसको बोला। दूसरा वर्गीकरण था इनका मेलनकोलिक, यानी जिसमें काले पित्त की प्रधानता होती है। तीसरा इनका था कॉलेनिक, जिसमें पीले पित्त की प्रधानता होती है। और चौथा था इनका सैंग्विन, जिसमें अधिक रुधिर की मात्रा होती है। इसको हमने नेचर ऑफ मैन, मनुष्य का स्वभाव, किससे? शारीरिक द्रव्य आधारित। तो द्रव फ्लूड आ गया ना, तो इनका जो वर्गीकरण था वो था शारीरिक
द्रव्य आधारित। और जैसे हम खाते हैं ना, खाने के बाद पचता है, पचने के बाद क्या बन जाता है, उसका द्रव बन जाता है, और उसी के आधार पर हमारा क्या बन जाता है, स्वभाव। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था, नेचर ऑफ मैन। क्या नाम था, नेचर ऑफ मैन। तो बिल्कुल फ्लूइड बन गया ना, तो बिल्कुल ये सही बात है। और इसमें पूछा है सही नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही है। मनस्तापिता आइजैंक, बिल्कुल न्यूरोटिक की बात किसने की थी, न्यूरोटिक, साइकोटिक, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सारी बातें किसने की थी, आइजैंक ने की थी। ये बात भी ठीक है। इदम, इदम मतलब वही इड। इड बिल्कुल क्या होता है, आक्रामक या आवेग होता है, किसी की नहीं सुनता, अपनी अपनी बात करता है। लिबिडो, लिबिडो वास्तविकता नहीं है बेटा, लिबिडो काम वासना से संबंधित है। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही वर्गीकरण नहीं है, ये वर्गीकरण सही नहीं है। लिबिडो, लिबिडो काम वासना से संबंधित है। मैं पानी पी लूँ बच्चा, थोड़ी देर रुक जाओ, एक सेकंड। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि DSM-4 व ICD-10 का संबंध है। अब नहीं पढ़ा होगा कि क्या है ये DSM-4 और क्या ICD-10 का संबंध है। तो ध्यान रखना, ये एक तरीके से बीमारी है, और बीमारी भी कौन सी है, मनोवैज्ञानिक। आप ऐसा समझ लेना कि ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है, जिससे कई समस्याएं पैदा होती है। तो ध्यान रखना ये क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विकार हैं। नेक्स्ट, अत्यधिक भोजन करने का प्रसंग बारंबार पाया जाता है। बुक्खड़ है ना, बुक्खड़ होते हैं ना, ओ मेरे बुक्को, वो वाली बात है। तो बुक्को, बुक्को जो होता है प्रसंग बार 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 बार। तो देखो, ये क्षुधा अभाव और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ही शब्द है। क्षुधा अभाव कह दो इसे, एनोरेक्सिया जो लोग कम खाते हैं। स्वलीन विकार का संबंध है जो लोग अपने आप में लीन रहते हैं। अगर आपको शब्दों का पता है ना, यहाँ इस दौरान आप बहुत सारे नए नए शब्द देखें और शब्दों का पता है, तो आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। क्षुधा अभाव, जिसको हमने बोला एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहाँ जो विशेष तौर से लड़कियों में पाई जाती है ये, और वो क्या करती हैं, कम भोजन खाती है। और यहाँ तो, और स्वलीन विकार तो क्या है, ये तो अपने आप में लीन, ये तो सामाजिक असमर्थता है। अभी ऊपर आया था ये सवाल। तो अब ये कह रहे हैं कि अत्यधिक भोजन करने का प्रसंग बार बार, माना आपने नहीं पढ़ा, फिर भी इसका अर्थ पता है, इसका अर्थ पता है, इसका अर्थ पता है, तो अपने आप ही क्या उत्तर आ जाएगा, विजिटिंग। क्या है इसका मतलब, होता है कि कोई इंसान बार 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 खा रहा है। नेक्स्ट, 80, दुखदाई ठंड से बचने के लिए हीटर का प्रयोग है। आपको ठंड लग रही है, आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो अपन पुनर्बलन पढ़ते हैं ना, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन कार्य की गति को बढ़ाता है, लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चों कि नकारात्मक या निषेधात्मक पुनर्बलन भी कार्य की गति को बढ़ाता है, बशर्ते कि उस निषेधात्मक शब्द को या तत्व को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे जब मैं कोचिंग जा रही थी तो सामने से बहुत तेज़ से क्या आ रहा था, मेरे चेहरे पर सूरज की जो विकिरण थे ना वो पड़ रहे थे, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा, और मुझे चलाने में दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्कूटी को थोड़ी देर के लिए रोका, डिग्गी में से क्या निकाली, ब्लैक चश्मा निकाली, है ना, और मैंने लगा ली। अब तेज़ रोशनी क्या हो गई, कम हो गई मेरी आंखों पे ब्लैक चश्मा पहनने के बाद। तो फिर मेरी कार्य की गति क्या हो गई, बढ़ गई। मैं काम कर रही थी, मुझे ठंड लग रही थी और मैं काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने फिर क्या किया, या तो स्वेटर पहन ली या तो फिर मैंने हीटर चला लिया। तो क्या हो गई, मेरी कार्य की गति बढ़ गई। तो ध्यान रखना, नकारात्मक पुनर्बलन भी कार्य की गति को, कभी सवाल पूछ ले कि नकारात्मक पुनर्बलन कार्य की गति को बढ़ाता है घटाता है, तो घटाता नहीं है, बढ़ाता है, बशर्ते कि उस नकारात्मक प्रभाव को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर हीटर चलाकर उसके प्रभाव को क्या कर दिया, दुखदाई ठंड से आप कुछ काम कर रहे थे और दुखदाई ठंड थी तो आपने क्या चला लिया, हीटर, तो क्या कहलाएगा, निषेधात्मक पुनर्बलन। ऐसा समाधान जो नयापन व उपयुक्त हो। नयापन, तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखी है बातें।
कि कुछ भी ऐसा नया जो पहले कभी नहीं हो और समूह द्वारा मान्य भी हो क्या कहलाता है? बिल्कुल क्रिएटिविटी, सृजनात्मकरण। तो नया कार्य बिल्कुल क्या कहलाती है? सृजन। सृजन का मतलब किसी भी नवनिर्माण से ही मतलब है सृजन करना, नया करना, किसी चीज़ का भी सृजन करना। और एक बात और जान लें यहाँ पर, सृजनात्मकता, अंग्रेजी में तो अपन सृजनात्मकता कह दो, रचनात्मकता कह दो, और अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिएटिविटी, लेकिन थोड़ा सा सृजनात्मकता और रचनात्मकता में अंतर है बेटा। हो सकता है कोई प्रश्न आ जाए, और मैं जब इतना ही बता रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि रचनात्मकता का मतलब होता है भौतिक नया, कोई भी भौतिक रूप में नया हो, लेकिन सृजनात्मकता का मतलब है अभौतिक रूप में नया। जैसे आप कोई नए तरीके से पुल बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, तो ये आएगी रचनात्मकता में। आप किसी कविता का, किसी कहानी का नया कोई सृजन कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता। लेकिन अंग्रेजी में इसे रचनात्मकता, या नया तो है, अगर अभौतिक है तो किस में आ जाएगा? सृजनात्मकता में, और भौतिक है तो किस में आ जाएगा? रचनात्मकता। लेकिन नया है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? सृजनात्मकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक थ्रस्टन द्वारा नहीं बताया? थ्रस्टन ने क्या बताया था? थ्रस्टन ने PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता बताई थी, और प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की संख्या कितनी बताई थी? 7। तो उन 7 में से कौन सा नहीं है? 7 में से कौन सा नहीं है? बिल्कुल वाचिक बताई थी उन्होंने, बिल्कुल तर्कणा, आगमन जोड़ दिया, लेकिन तर्कणा मतलब वही रीजनिंग वगैरह से संबंधित बताई थी मैंने। गणित, संख्यात्मक बताई थी उन्होंने, लेकिन बेटा ध्यान हो तो आपको संगीतात्मकता का कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने। संगीतात्मकता का जो जिक्र करने वाले थे वो कौन थे? गार्डनर थे, ना कि थ्रस्टन। तो PMA थ्योरी में उन्होंने ये भी बताया था, ये भी बताया था, और ये भी बताया था, लेकिन संगीतात्मक। और इसमें क्या पूछा है? थ्रस्टन द्वारा नहीं बताया, तो संगीतात्मक नहीं बताया। बहुत सारी बातें तो अब मैं जैसे बातें कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, इसी से आप सीख जाओगे। नेक्स्ट, सृजनात्मकता का उदाहरण नहीं है, यानी क्रिएटिविटी, कुछ नया करने का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है सृजनात्मकता का उदाहरण? आइंस्टीन का सापेक्षिक सिद्धांत, बिल्कुल आइंस्टीन ने अपना सापेक्षिक सिद्धांत दिया, कुछ नया करके दिखाया, तो सृजनात्मकता से संबंधित है। टैगोर की गीतांजलि, उसने गीतांजलि की रचना की, कुछ नया दिखाया हमारे सामने, बिल्कुल। CV रमन का प्रभाव जो उसने बताया था, CV रमन ने साइंस में, तो बिल्कुल वो भी एक नया था। लेकिन उच्चतम शैक्षिक लब्धि इसमें नया क्या है? ये तो जन्मजात लेकर के आता है बेटा, 140 IQ, उच्चतम शैक्षिक लब्धि, इसमें नया क्या है? तो सृजनात्मकता का उदाहरण नहीं है क्या? क्योंकि ये तो प्रतिभाशाली का उदाहरण है, सृजनात्मकता का नहीं है। ये सृजनात्मकता का, ये भी है, ये भी है, ये सृजनात्मकता का उदाहरण नहीं है। तो उच्चतम शैक्षिक लब्धि। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी बताऊंगी नहीं कितने हैं, आपको कराऊंगी 100, लेकिन आप कहोगे तो फिर मैं करवाऊंगी। हाँ, नेक्स्ट, सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता का मापन करवाया था ना आप लोगों को, उसके संबंधित सृजनात्मकता से संबंधित परीक्षण करवाए थे मैंने आपको। तो बताइए कौन सा सृजनात्मकता का परीक्षण नहीं? आपकी कंप्लीट ही लगभग, इसमें मुझे लगता है कि आपको अगर नहीं भी पढ़ी होगी ना अपने साइकोलॉजी क्लास में भी, और अगर यहीं पढ़ रहा है कोई बालक, तो भी मुझे लगता है कि सभी आप कर जाओगे आराम से, क्योंकि सारे ही शब्द आ रहे हैं, पूरा कंप्लीटली सभी शब्द इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी अपने चैप्टर थे वो सारे के सारे ही हो रहे हैं। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है। टॉरेंस बिल्कुल बताया था मैंने, कहा टॉन्सिल छोटों को, बड़ों को, सबको हो जाता है, छोटी कक्षा से बड़ी कक्षाओं के लिए, सबके लिए उपयोगी है। टॉरेंस का परीक्षण बताया था। पासी सृजनात्मक परीक्षण बिल्कुल बताया था, BK पासी का, मैंने जब सृजनात्मकता करवाई थी। और कहती वो बात हूँ डंके की चोट पे, अभी बताया था ना, कोऑर्डिनल गुण है मेरा, ये मेरे अंदर स्पष्टवादिता है, मैंने बताया था आपकी कॉपी में
जो क्लास नोट्स आप बनाते हो उसमें लिखा हुआ है। बाकर मेहंदी के शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण बिल्कुल बताया था। ये तीनों के तीनों मैंने आपको सृजनात्मकता मापन के परीक्षण जब करवाया था, लेकिन मैंने भाटिया परीक्षण नहीं करवाया था। इसमें भाटिया परीक्षण करवाया जरूर था, लेकिन भाटिया परीक्षण मैंने किस में करवाया था? बुद्धि में करवाया था, जो 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी बताया था। तो सृजनात्मक परीक्षण, टॉरेंस परीक्षण, पासी परीक्षण, मेहंदी, बाकर मेहंदी के शाब्दिक अशाब्दिक पर, लेकिन भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। और ये यही पूछा है कि संबंधित नहीं है। 85 मुझे सबसे अधिक भय लगता है यह युक्ति है। मैंने कई बार बताया ना भाई, सबका अलग अलग कारण है डर लगने का। कि मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख देती हूँ कि मुझे भय लगता है, और एक एक सारे बच्चों को बाहर निकाल के प्रक्षेपी विधियों में बताया था ना, वाक्य पूर्ति परीक्षण पायने और टेंडलर का याद दिलाती जा रही हूँ। मुझे तो पूरा का पूरा, क्योंकि दिन में 10 बार बोलते हैं तो सारी की सारी चीज़ें याद है। पायने और टेंडलर ने जो दिया था वाक्य पूर्ति परीक्षण, तो मुझे सबसे अधिक भय लगता है, मैंने कहा कि सारे बालकों को क्लास से बाहर निकाल के एक एक बच्चे से अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ, इसको पूर्ति करो इस वाक्य की, तो सबका भय का अलग अलग कारण होगा, सबका भय का। यहाँ पे पूछा है इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे पायने व टेंडलर। वाक्य पूर्ति परीक्षण, यह किस प्रकार की युक्ति है? किस प्रकार की युक्ति है? बार बार बोल दिया तो पता ही चल जाएगा। वाक्य समापन, ये तो शब्द वाली थी, ये व्यवहार परक का तो कोई बात ही नहीं है, व्यक्त परक की तो आती ही नहीं है। अब बात ये दो में आता, लेकिन ये वाक्य है बेटा। मुझे सबसे अधिक भय लगता है, तो क्या है ये युक्ति है वाक्य समापन परीक्षण, जिसको हमने अंग्रेजी में क्या बोला था? SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चा सुनता नहीं है, तो हम क्या करें भाई? सुनता नहीं है, हमारे बच्चे तो सब सुन रहे हैं, देख लो कितने आराम से प्यार से सुन रहे हैं। अब किसी का बच्चा नहीं सुनता तो क्या करें? आसर ज़्यादा चढ़ा लिया होगा। बच्चा सुनता नहीं है, आवेगशील है, प्रतीक्षा नहीं करता है, यह लक्षण है। कईयों की आदत बड़ी खराब होती है, ऐसे मेरी क्लास में भी बहुत स्टूडेंट मिलते हैं। मैं बता रही हूँ मैडम जी इसमें, अरे भाई सब्र कर ले, क्यों ADHD? कई बार कहती हूँ अरे भैया ADHD मत बनो बेटा, ADHD मत बनो, सब्र कर लो, क्योंकि तुम्हें अटेंशन होती ही नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं बता रही हूँ, पर बीच में कई इंसानों की आदत होती है ना, क्या करेंगे? कोई दो व्यक्ति बात कर रहे, फिर बीच में बोलेंगे, फिर वो कहेंगे अरे भाई तू चुप हो जा, थोड़ी देर हो जाएगा, लेकिन इतने में ही फिर थोड़ी देर में ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट हो रही, उसके बाद भी सब्र नहीं है। रेड लाइट का और ग्रीन लाइट का इंतजार नहीं करते ये लोग, भाग लेते। कई लोगों की आदत होती है, कई बच्चों की ऐसी आदतें होती है, कक्षा में भी बीच बीच में बोलना, कोई लोग बात कर रहे तो उनमें ये अटेंशन, बस के लिए कह देते हैं भैया बस रोकना, हमें उतरना है, स्टैंड आ गया, वो खुद भी रोकेंगे, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे वो धीरे करते हैं ना, रुकी नहीं, उससे पहले तो यूं छलांग मार के उतर जाते हो। ये सब तुम्हारे जो उदाहरण है ना ऐसे, ये सब तुम्हारे क्या है? ADHD हो तुम। इसलिए कई बार कहती हो, कई बार बालक बताते हैं मैडम हम कई ADHD को देखते हैं बस में, तो मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारे साइकोलॉजी मेरी समझ में आ रही है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर, तो क्या है ये? ADHD। तो ऐसी बालक कौन से कहलाते हैं? ADHD। ऑटिज्म तो स्वयं में लीन रहते हैं, सैड अपने आप में सारे लीन रहते हैं। नेक्स्ट, सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है। सीखने के अनुभव आपको किस में मिलते हैं? सीखने के अनुभव बताइए आपको किस में मिलते हैं? ये मैं थोड़ा सा वेट इसलिए करवाती हूँ ताकि आप थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सको, थोड़ी देर के लिए आपको याद आ जाए कि मैंने आपको क्या बताया था। सीखने के अनुभव, तो ध्यान रखना, परा मनोविज्ञान में तो क्या होता है? अति इंद्रिय, दूर की, पूर्व जन्म की बातें। संप्रेषण में आमने सामने बातें होती है। सैन्य में सैनिकों से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान, याद आती है क्रो एंड क्रो की परिभाषा, कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के, बता दूं क्या आपको, लिख दूं क्या कहीं पर,
ये परिभाषा जिससे आपको और अधिक। तो सीखने के अनुभवों की व्याख्या, ये बात तो आप याद रख लें, कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। और मैं आपको यहाँ पर एक परिभाषा बता देती हूँ, ये बहुत शानदार परिभाषा है, इससे आपको याद आ जाएगा। क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के, यहाँ पर लिख रही हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। क्या बात बोली? यही बोली, सीखने के अनुभवों का। अनोखो लिख रखा है, ये अनुभव है बेटा। क्या है? अनुभव। अनुभवों की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की ही परिभाषा है। और इस परिभाषा को देने वाला कौन है? इस परिभाषा को देने वाला, देखो कैसे से याद रखेंगे, जन्म के समय और वृद्धा। जन्म के समय बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते और कोई काम नहीं होता, रोता रहता है बस खाने के लिए, काम काम काम। और यही हालत होती है बूढ़े की। उसके मुंह में भी दांत नहीं होते और उसके पास भी काम नहीं होता, वो भी बस खाने की याद रहती है, उसको भी काम काम। ये भी काम काम कर रहा है और ये भी काम काम कर रहा है। तो आपको याद आ गया होगा, कहने वाला कौन है? क्रो एंड क्रू। रह जाएगी ना याद? ठीक है। नेक्स्ट, आत्म प्रतिवेदन मापनी का उदाहरण नहीं है। आत्म प्रतिवेदन बहुत शानदार, बच्चा मैं स्टार दे रही हूँ इसको, ये बहुत बहुत बार आता है। आत्म प्रतिवेदन से संबंधित मापनी का उदाहरण, यानी कौन सी मापनी है जो आत्म प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है? देखिए, MMPI कौन थे इसके प्रतिपादक? मैकिनले और हाथवे। मैकिनले व हाथवे। क्या? मिनीसोटा मल्टीपल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। आईजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चन, 16 PF कैटल। लेकिन IBT इंक ब्लड टेस्ट ये प्रक्षेपीय आत्म प्रतिवेदन मापनी नहीं है। तो ध्यान रखना, IBT इसका राइट आंसर आ जाएगा कि आत्म प्रतिवेदन मापनी का उदाहरण नहीं है। ये तीनों आत्म प्रतिवेदन मापनी है, MMPI भी, EPQ भी और 16 PF भी। लेकिन ये क्या है, आपने देखा कि इसमें हमने ये इन बातों का जिक्र नहीं किया था। तो IBT इंक ब्लड टेस्ट कौन थे? हरमन रोरसा। कुल कार्ड कितने थे? 10। तो ये आपकी आत्म प्रतिवेदन मापनी नहीं है। नेक्स्ट, परीक्षा दुश्चिंता का लक्षण नहीं है। परीक्षा से आपको क्या हो रही है? दुश्चिंता। तो इसका लक्षण क्या नहीं है? परीक्षा दुश्चिंता का लक्षण नहीं है। असहायता का भाव, ये तो होता है लक्षण। असहायता, लगता है कि परीक्षा की बहुत ज़्यादा आपको क्या हो रही है? दुश्चिंता। तो असहाय हो रहे हो एक तरीके से। मूल्यांकन की भी आपको आशंका बनी रहती है, पता नहीं पास होंगे फेल होंगे। आपको अधीरता भी बनी रहती है, लेकिन इसका लक्षण एकाग्रता नहीं होती। इसका लक्षण, ये सारे एक जैसे शब्द लग रहे हैं ना, असहायता का भाव, मूल्यांकन की आशंका, अधीरता। इस समय आपकी स्थिति यही हो रही है, आप एकाग्र नहीं हो पा रहे और यही लक्षण नहीं है परीक्षा दुश्चिंता का। नेक्स्ट, हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस अभी मैं बता के आई हूँ, इसलिए मुझे पता था कि आगे इस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो पहले से ही थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दे दी थी। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण है, कौन कौन से प्रकार बताए हिप्पोक्रेटस ने? तो देखिए, हिप्पोक्रेटस ने उत्साही बिल्कुल बताया था, जिसको क्या कहा था? सैंग्विन। उत्साही को क्या कहा था इन्होंने? सैंग्विन। सैंग्विन, जिसको क्या बोल दिया था? आशावादी। श्लेष्मक, जिसके बलगम फैला पड़ा था ना गले में, तो इसको क्या कह दिया? फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक, या फिर क्या कहा?
फैलगम, मंद और निष्क्रिय होते थे ये वाले। उसके बाद विवादी, विवादी कौन? मेलनकोलिक हैं, तो ये मेलनकोलिक। और ये कॉपसील कोलेनिक कौन होते हैं? कोलेनिक। कॉपसील कौन होते हैं? कोलेनिक। तो ये कुछ उन्होंने नया नाम दे दिया, लेकिन ये भी बताया 4 प्रकार नेचर ऑफ मैन में मैंने बताया ना, फ्लूइड और ह्यूमर, शारीरिक द्रव्य के आधार पर जैसा खाओगे वैसा ही आपका स्वभाव बन जाएगा। तो हिप्पोक्रेटिस की पुस्तक कौन? नेचर ऑफ मैन। तो क्या आ जाएगा? 1, 2 भी सही है, 1, 4 भी सही है, 2, 3 भी सही है, तो सारे के सारे ही क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? मानसिक ऊर्जा, बिल्कुल स्पेयरमैन ने जी तत्व को मानसिक ऊर्जा कहा था, ये बात बिल्कुल ठीक है। तथ्यात्मक ज्ञान, केवल तथ्यात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान या तथ्यात्मक ज्ञान, 2 तरीके का ना। तथ्यात्मक ज्ञान की बात कौन करता है? ठोस बुद्धि तथ्यात्मक ज्ञान की बात करती है, कैटल की तरह लो ठोस बुद्धि में। बहुकारकीय सिद्धांत, बिल्कुल बहुकारकीय सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था, लेकिन GATB परीक्षण ओझा ने नहीं दिया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? GATB परीक्षण ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, सृजनात्मक बालक की विशेषता है, यानी एक बालक क्रिएटिव है तो उस बालक की कौन सी विशेषता है? उस बालक की कौन सी विशेषता है? तो देखो कौन सी विशेषता है? तीव्र गति से सीखने की योग्यता, उच्चतम श्रेणी ग्रेड। ये बेटा पता है कौन से बालक की विशेषता है? प्रतिभाशाली की विशेषता है। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। बताओ, मैंने बताया था क्लास में कि तीव्र गति से सीखने की जो योग्यता होती है वो कौन से बालक में होती है? प्रतिभाशाली बालक में होती है, ना कि सृजनात्मक बालक में। और ये पूछ रहे हैं सृजनात्मक बालक की विशेषता। उच्च 140 IQ होता है तो 98 और 99 और 95% लाते हैं। समस्या को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने की योग्यता, बिल्कुल नए नए तरीके से देखते हैं, किसी भी समस्या का समाधान नए नए तरीके से निकालते हैं। तो ये बात ठीक है। प्रचलित वस्तु के उपयोग की योग्यता, किन्हीं भी चीज़ों को नए तरीके से उसका उपयोग करते हैं। देखा था ना 3 इडियट में रेंचो किस तरीके से क्रिएटिव चाइल्ड था वो। तो ये बात दोनों की दोनों ही क्या हैं? सृजनात्मक बालक की विशेषता 3 और 4 है, जबकि 1 और 2 कौन से बालक की है? प्रतिभाशाली बालक की। तो हम देखेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 कहाँ हैं? 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। नेक्स्ट, बौद्धिक विकास में योग्यता होती है। बौद्धिक, आपकी बुद्धि के विकास में किसकी योग्यता होती है? बौद्धिक विकास में प्रकृति, पोषण, मूल्य, व्यक्तिगत विभिन्नता। आपके बुद्धि के विकास में, क्योंकि जो बुद्धि होती है वो प्रकृति बोले तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वंशानुक्रम, और पोषण आप कह सकते हैं वातावरण। अर्थात ये आपका एक तरीके से क्या हो गया? वंशानुक्रम, और ये आपका क्या हो गया? वातावरण। बुद्धि का विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की किससे होता है? अंतः क्रिया का परिणाम स्वरूप होता है। ये बात वुडवर्थ ने भी स्पष्ट कर दी थी प्रकृति और पोषण में। तो दोनों का ही योगदान होता है। तो योग्यता किसकी होती है? प्रकृति और पोषण, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की जटिल अंतः क्रिया का परिणाम है। जटिल अंतः क्रिया का परिणाम है। जटिल अंतः क्रिया का परिणाम। अगर सच में आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो मेरे पास बेशक भौतिक सुविधाएं नहीं है बच्चों, आप इतना कर दो कि मुझे इस रीट के बाद ये लगने लगे बच्चों को कि हाँ, हमें इसके अलावा हमें कहीं उलझने की ज़रूरत नहीं है, कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल और केवल मैम के पास ये सारी बातों का ज्ञान ले सकते हैं और हम आराम से अपना साइकोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप मुझे इस बात का भी बताएं, क्योंकि मुझे अंदर से लगता है कि मैं ईमानदारी से आपको दे रही हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों को भी
अब भाई जो लोग अपने आप से भी खुश नहीं होते, कुछ लोग, उनकी तो मैं नहीं कह रही, लेकिन बाकी मुझे लगता है कि नया पर्सन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, तो इतना तो आत्मीयता उसके साथ भी जुड़ गई होगी कि मैं आप लोगों के लिए जो कर रही हूँ तो वो आपके लिए कितना फलदायी है, और आगे आप क्या सोच रहे हैं मुझे लेकर के, वो बात भी मुझे आप बताएं। अभी तो आप पेपर के लिए हैं, लेकिन आप पुनः जब पेपर दे लेंगे उसके बाद फिर आप पुनः इनको देखेंगे, और पुनः 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 और पुनः, क्योंकि ये तो आपके पास क्या है, सेव है। तो दोनों की क्या है, जटिल अंतः क्रिया का परिणाम है किसका, एच और ई का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, प्रकृति पोषण मूल्य, इसमें शायद वो होंगे कोड, हाँ, तो क्या आ जाएगा 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है हमारा आया है 1 और 2। तो राइट आंसर क्या हो गया, मत देखो बहुत सारे हैं प्रश्न, तो बहुत ज़्यादा, पर अभी बताऊंगी कितने तक, बस नहीं बताऊँ गुणसूत्रों के बारे में, कहोगे तो ही बताऊंगी, सब कहेंगे तो ना, तो कोई बात नहीं, परीक्षा के बाद बता दूंगी, 101 बता दूंगी, चल ठीक है। देखो मुझे लगा कि तुम कह रहे हो कि मैम 101 को बताना इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है मैं बता दूंगी 101 को। 94, एक बालक परीक्षा में निष्पादन कमजोर होने पर नई कलम खरीदता है, कहता है आगे की परीक्षा में उच्च स्तरीय निष्पादन करेगा। एक बालक परीक्षा में निष्पादन कमजोर है, परफॉर्मेंस कमजोर है उसकी परीक्षा में, और अब क्या कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, नई, हालांकि दोष नहीं दे रहा कि मेरा कलम खराब है, दोष नहीं दे रहा है बेटा, ध्यान रखना, दोष देता ना कि एक बालक परीक्षा में निष्पादन कमजोर है और वो क्या करता है, उस कलम को दोष देता है कि इस कलम की वजह से मेरा कमजोर है, तब तो आता आपका कौन सा आंसर, प्रक्षेपण। लेकिन वो तो बहाने बना रहा है, क्या बना रहा है, बहाना, कि मेरा कमजोर हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा क्योंकि मैं नई कलम खरीद लूँगा, मैं उच्च स्तरीय निष्पादन करेगा, नई कलम, बहाना बना रहा है। तो बहाना का मतलब क्या होता है, युक्तिकरण, युक्तिकरण कह दो, या फिर आप क्या कह दो, तर्क संगतिकरण या परिमेयकरण। तो राइट आंसर क्या आएगा, युक्तिकरण। नेक्स्ट, दूसरों का प्रेक्षण करते हुए सीखना, दूसरों को देखकर, कैसा, नकल से, दूसरों को देखकर सीखते हैं, कहते हैं ना नकलची बंदर, दूसरों को देख 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 करके सीख रहे हैं। तो दूसरों को देखकर सीखना क्या कहलाता है, बिल्कुल बांडूरा से संबंधित है ये, नकल वाला बांडूरा। तो बांडूरा प्रतिरूपण, उसका क्या आपने क्या कर लिया, रूप धारण कर लिया, और प्रतिस्थानिक अधिगम, यानी उसके स्थान पर दूसरा आपने दूसरी चीज़ें सीख ली है, तो ये आपका कहलाएगा प्रतिस्थानिक अधिगम। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, वह परीक्षण जिसमें भाषा की भूमिका न्यूनतम होती है, जहाँ केवल और केवल परफॉर्मेंस होती है आपकी, केवल और केवल क्या होती है, परफॉर्मेंस होती है, वहाँ पर आपको बोला नहीं जाता, जिसको अपन अशाब्दिक या क्रियात्मक बोलते हैं। तो अशाब्दिक और क्रियात्मक किसे बोलते हैं, निष्पादन, कहते हैं ना परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसे, क्रियात्मक। यहाँ भाषा की जरूरत नहीं होती, भाषा की भूमिका बिल्कुल कैसी होती है, न्यूनतम या होती ही नहीं है। नेक्स्ट, स्पीयरमैन का नाम संबंधित है, स्पीयरमैन का नाम किसके लिए फेमस है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, पदानुक्रम के लिए तो नहीं है, क्योंकि ये तो किसने दिया था, सिरिल बर्ट ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, और ये किसने दिया, ये दिया आपका सिरिल बर्ट ने। अब देखो क्या हो जाता है, अब स्पीयरमैन का संबंधित है, स्पीयरमैन संबंधित है, तो स्पीयरमैन किससे संबंधित है, स्पीयरमैन ने जी कारक भी दिया था, और स्पीयरमैन ने क्या दिया था, स्पीयरमैन ने आपका द्विकारक सिद्धांत भी दिया था। तो द्विकारक भी सिद्धांत दिया और ये भी दिया, तो लेकिन द्विकारक में ही जी आ गया ना,
द्विकारक में ही क्या आ गया, जी आ गया। तो इसका मतलब इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि एस की बात नहीं की, और हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, वस्तुपरक अध्ययन बिल्कुल व्यवहारवादी में होता है, प्रत्याक्षिक अनुभव ये संरचनावाद में नहीं होता है, अंतर्निरीक्षण बिल्कुल संरचनावाद में होता है, मन के कार्य पर बल प्रकार्यवाद में होता है। तो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, ज्ञान का निर्माण वयस्कों व बच्चों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ज्ञान का निर्माण बच्चों और अंतःक्रिया, समाज के साथ अंतःक्रिया, संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके जब बालक सीखता है ना, तो ये बात कहने वाले कौन थे, ये बात कहने वाले थे वाइगोत्स्की। क्योंकि मॉसलो ने तो क्या दिया था, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, रोजस ने अनुभवजन्य आधारित अधिगम सिद्धांत दिया था, प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, लेकिन बालकों के बीच अंतःक्रिया का जो दिया था वो किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की की 3 अवधारणा ध्यान रखना। एक बात करते हैं ZPD, एक बात करते हैं स्काई फोल्डिंग, और एक बात करते हैं MKO। ये भी कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अपने 3 बच्चों के प्रेक्षण के आधार पर प्रयोग किया, अपने 3 बच्चों के आधार पर परीक्षण किसने किया, लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन। कौन, लॉरेंट, ल्यूसिन, जैकलिन। लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन ये किसके बच्चे थे, प्याजे। इसलिए तो मैं मेरे उदाहरणों में भी आपको आते हैं कि मेरा विशु ऐसे या भूमि ऐसे, ये ऐसा बोला, क्योंकि मैं भी और मेरे पड़ोस की छोटी सी एक बच्ची है, उस पर भी आजकल मेरा एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो प्याजे ने किया था अपने बच्चों के आधार पर, प्याजे। ये हो गया आपके। और लास्ट आपका क्वेश्चन मैंने बोला था कि 101 करवा दूंगी क्योंकि शुभ रहता है 101। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, बताओ गुणसूत्र किसके बने होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र आपके किसके बने होते हैं बताइए, DNA के बने होते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं DNA की फुल फॉर्म बताओ, तो DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, DNA के बने होते हैं, ध्यान रखेंगे। और बस अब ये ना मैं बाद में करवाऊंगी, 101 ही रखूंगी अभी आपके। आप कहेंगे, आप बोलेंगे, आपको अच्छा लगा तो बताइए, और फिर मैं आपको अगले भी करवा दूंगी, एक और बना दूंगी। तो ये आपका रहा, फीडबैक ज़रूर दें। ओके, ब्लेसिंग्स।